हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक नए सेशन में ऑफ एचपीएस मेंस रिवीजन, जहां पर मैं आप लोगों को 2018 से लेकर 2020 तक के जो इंडियन सोसाइटी के पीवाईक्यूज थे उनको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने इन आंसर्स को पहले लिखा होगा और यहाँ पर हम एक डिस्कशन करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन आंसर्स को और बेटर तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं कहूंगा कि जो 2020 में हमें सोसाइटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत टेक्निकल क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। मतलब सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले जो बच्चे हैं उनको वो क्वेश्चन भले ही इजी लगे, लेकिन एक नॉर्मल जो बच्चा है, जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट है जिसका ऑप्शनल सोशियोलॉजी नहीं है, उनको वो क्वेश्चन काफी टफ लगने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल जो क्वेश्चन है, मतलब जो एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो थोड़ा डीप में जाके उन्होंने पूछा और इस वजह से काफी बच्चों को दिक्कत भी आई। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की, जहां पर मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन जो करवाने वाला हूं, इट इज फ्रॉम द टॉपिक सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया, GS1 पेपर 4 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था कि हाउ डू द रूल ऑफ डिसेंट एंड द अलायंस ऑफ किनशिप डिफर फ्रॉम ईच अदर। और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप लोगों को थ्योरीज पता होनी चाहिए थी वैसे तो, लेकिन अगर मैं नॉन टेक्निकल बात करूं कि किस तरीके से एक जर्नल बच्चा इस क्वेश्चन को आंसर करेगा, तो आपसे पूछा था कि जो रूल्स ऑफ डिसेंट है और जो रूल ऑफ अलायंस है वो किनशिप में किस तरीके से वेरी करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं किनशिप और डिसेंट की बात करूं तो इनमें एक मेजर डिफरेंस है। किनशिप की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं बायोलॉजिकल कनेक्शंस भी देखता हूं और नॉन बायोलॉजिकल कनेक्शंस भी देखता हूं। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि एक किनशिप होती है कि आपके फादर, चाचा, ताऊ, जो आपकी बड़ी फैमिली है, उसमें जो बायोलॉजिकल कनेक्शन है उसके बेसिस पर किनशिप हमने बना दी। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर मान लो एक आदमी ने किसी और जो किनशिप है उसके अलायंस बनाए इन द फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर एग्जांपल, तो वहां पर हमें एक डिफरेंट किनशिप का एक स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, जहां पर हमारे मैट्रिनियल जो हमारे मैरिज अलायंस है वो कहीं ना कहीं हमारी किनशिप को और बढ़ा देते हैं। तो किनशिप हमें बायोलॉजिकल भी देखने को मिलती है और नॉन बायोलॉजिकल भी देखने को मिलती है। बायोलॉजिकल क्या है, जहां पर हम लोग अपने फादर, अपने चाचा ताऊ से रिलेशन रखते हैं, और नॉन बायोलॉजिकल क्या है कि जहां पर हम मैरिज के थ्रू एक डिफरेंट कनेक्शन बनाते हैं, हायरार्की बनाते हैं। और जनरली जो हम मैरिज वाली बात करते हैं वो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होती है, और जब हम डिसेंट वाली बात करते हैं, अपने चाचा ताऊ से अपना लिंक बनाते हैं, तो वो हमारी कौन सी रिलेशनशिप होती है, वर्टिकल रिलेशनशिप। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं डिसेंट की बात करूं तो डिसेंट किनशिप से इस तरीके से वेरी कर जाता है कि डिसेंट में हम जनरली बायोलॉजिकल कनेक्शंस की बात करते हैं, नॉन बायोलॉजिकल कनेक्शंस की बात नहीं करते। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू कैटेगरीज। अब इनके बीच में अगर हम आगे जाएं तो अगर मैं बात करूं डिसेंट की, तो डिसेंट का जो तरीका है वो मैट्रिनियल भी हो सकता है, पैट्रिनियल भी हो सकता है। तो टोटल 6 टाइप्स आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसके बेसिस पर हम डिसेंट को आगे चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से फ्लो हुआ है। इसके साथ साथ डिसेंट में बेसिकली हम ब्लड टाइज की बात करते हैं, ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं, और यहाँ पर एक फैमिली मेजर यूनिट बन जाती है आपकी स्टडी की। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि आपकी जो फैमिली है, बड़ी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, जो कि एक सिंगल पेरेंट से आपकी इवॉल्व हुई है, अगर हम बात करें तो वो आपकी क्या बन जाएगी, पूरी डिसेंट लाइन बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी, लीनिएज बन जाएगी, और यहां पर हम उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये जो सिस्टम है ये 6 तरीके से हम देखने को मिलेगा: पैट्रिनियल, मैट्रिनियल, डबल डिसेंट, कॉग्निटिव, पैरेलल, क्रॉस और अल्टरनेटिव। लेकिन इनमें ये बाकी 6 के 6 अगर आपको नहीं भी पता है कोई बात नहीं है, क्योंकि काफी डीप में जाके नॉलेज आती है। लेकिन 2 मेजर सिस्टम जो आपको इंडिया में काफी देखने को मिलेंगे: पैट्रिनियल, जो कि बहुत कॉमन है, आप अपने पापा के जो खानदान है उससे अपना डिसेंट आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरा है मैट्रिनियल, जहां पर अपनी मदर के खानदान से अपना जो डिसेंट है वो आइडेंटिफाई करते हैं। जो मैट्रिनियल सिस्टम है थोड़ा कम इंडिया में फॉलो होता है, कुछ मेजर ट्राइब्स इसको फॉलो करती हैं जैसे खासीस वगैरह, लेकिन ज्यादातर हमें पैट्रिनियल सिस्टम देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं अलायंस की, तो अलायंस में बेसिकली हम एक फैमिली को यूनिट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फैमिलीज आ जाती हैं, सामने वाली फैमिलीज भी आ जाती है कई बार। ठीक है, तो ब्लड लिंकेज तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अलायंस देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मैरिज। तो यहां पर आप लोग क्या करते हैं कि एक डिफरेंट ब्लड लाइन में जाते हैं, मतलब अपनी ब्लड लाइन तो होती है आपकी पहले, लेकिन एक और ब्लड लाइन आपसे कनेक्शन बनाती है। तो यहां पर बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप की ज्यादा बात करते हैं। तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो आपका डिसेंट वाला सिस्टम है वो इनहेरिटेंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आपको आपके फादर से जमीन मिलेगी, आपके बच्चों को आपसे जमीन मिलेगी, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आगे ट्रांसफर होगी। लेकिन कई बार अलायंस में हमें सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। अलायंस में इनहेरिटेंस उतना मेजर एक क्राइटेरिया नहीं होता कि जैसे मान लो अगर आपकी और आपकी वाइफ आपकी शादी हुई आपकी वाइफ से, ठीक है, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर हो जाएगी। तो इनहेरिटेंस वाला सिस्टम वहां पर नहीं आता है। अगर मैं बात करूं डिसेंट की, तो वहां पर फैमिली एक मेजर यूनिट होता है स्टडी का। और अगर मैं बात करूं आपके अलायंसेस की, तो सिबलिंग्स हो गए, उनकी आगे फर्दर जो
बॉन्डिंग बनी है डिफरेंट ग्रुप से, वो आपकी स्टडी ऑफ यूनिट ऑफ स्टडी बन जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अगेन दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, और अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि आपको ऐसा लगे कि यार इस क्वेश्चन के बारे में कुछ मटेरियल पता ही नहीं है, तो मैं वहां पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा जो कॉमन वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, जैसे किनशिप एक कॉमन वर्ड है, डिसेंट एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, उसके अलावा अलायंस एक कॉमन वर्ड है, तो उन वर्ड पे अपनी कॉमन सेंस यूज करिए कि यार डिसेंट का मतलब क्या होता है कि आप किस लीनियस से उतर के आ रहे हो, ठीक है, किस लीनियस से आप फ्लो कर रहे हो। अलायंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो ग्रुप्स आपस में मीट कर रहे होंगे, कोई बॉन्डिंग बन रही होगी इनके बीच में। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनका आंसर लिख सकते हो। लेकिन देखो अगेन यहाँ पर ना वेग नहीं लिखना है, क्योंकि वेग लिखना नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देगा। सिर्फ उतना अटेम्प्ट करो कि अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे भी एग्जामिनर से 2 या 3 नंबर खींच लें, ठीक है। उसके ज्यादा अगर आप खींचने की कोशिश करोगे विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, तो दोस्तों वो बैकफायर भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप टाइम थोड़ा सेव करिए, सिर्फ उतना लिख दीजिए कि 2-3 नंबर मिल जाए और फिर अगले क्वेश्चन में मूव ऑन कर जाइए। अगला क्वेश्चन है हाउ राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन हैव एबल टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर देमसेल्फ। दोस्तों अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा एज कंपेयर टू द अदर क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2020। क्वेश्चन क्या है कि जो राइट्स हैं डिफरेंटली एबल पर्सन के, उन्होंने किस तरीके से उनकी लाइफ को इंप्रूव किया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया है। तो सबसे पहले अगेन इस क्वेश्चन की अगर आप शुरुआत करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि डिफरेंटली एबल पर्सन होते क्या हैं, जिनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग 2.21% पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंटली एबल ग्रुप की है। अब बात करेंगे राइट्स की कि किस तरीके से इनको जो राइट्स मिले हैं उन्होंने उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करी है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले राइट टू एजुकेशन की, तो डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए इंडिया में राइट टू एजुकेशन है पक्का, और लगभग 3% के आसपास जो सीट्स हैं वो रिजर्व करी गई हैं फॉर द डिफरेंटली एबल पर्सन। तो ये राइट इनको एम्पावर करता है कि ये लोग जाके अपनी जो लिटरेसी है उसको बढ़ाएं और अपने कैरियर के जो ग्रोथ है करना चाहते हैं उसके लिए पॉसिबल हो जाए, ठीक है, उसके लिए एम्पावर्ड हो जाए। तो दोस्तों अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइट टू एजुकेशन ने इन लोगों की जो एजुकेशन वाली जो प्रॉब्लम थी अभी तक, अगर मैं पास्ट में देखूं तो डिसेबल्ड पर्सन का मतलब ये था कि आपको बेसिक जो राइट्स है वो डिनाई कर दिए जाएंगे, आपको राइट टू एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो वो वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो गया। इसके साथ साथ अगर मैं राइट टू लाइवलीहुड की बात करूं, जिसमें हमारा 1995 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वहां पर 3% रिजर्वेशन अगेन फॉर डिसेबल्ड पीपल, और इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है इन डिफरेंट कैटेगरी। तो दोस्तों अगेन काफी बेनिफिट इससे मिलता है लोगों को कि ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, एक सेल्फ आइडेंटिटी आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट आने से क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा इंप्रूव होती है, तो वो चीज हमें देखने को मिलती है। प्लस इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लोग अपना जीवन यापन खुद कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं राइट टू मूवमेंट की बात करूं तो दोस्तों अगेन पहले टाइम में राइट टू मूवमेंट बहुत ज्यादा डिनाइड था टू दी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हैं जहां पर ये बोला गया है कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है तो वहां पर हम उसको डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो एक स्कूल की बिल्डिंग है तो वो स्कूल की बिल्डिंग में एक रैंप पक्का होगा ताकि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन भी उसको यूज कर सके, ऊपर मोबाइल तरीके से ऊपर जा सकें। तो मोबिलिटी इंक्रीज करने की कोशिश करी गई है। इसके अलावा भी और बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे राइट अगेंस्ट नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इनके खिलाफ, सोशल सिक्योरिटी इनको दी जाएगी, हेल्थ बेनिफिट इनको दी जाएंगे, रिहेबिलिटेशन दिया जाएगा, जिनसे इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव हुई है। तो यही आंसर आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत मुझे पर्सनली बहुत टफ क्वेश्चन लगा, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। अगर मेरा सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है और आप लोगों का भी नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन टफ लगने वाला था, क्योंकि दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड क्वाइट डीप स्टडी, ठीक है, और काफी अच्छी स्टडी आप लोगों को चाहिए इस क्वेश्चन को समझने में और उसका आंसर फिर लिखने में। देखिए अगर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज जेंडर डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कि जेंडर क्यों एक डायमेंशन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, ये सबसे पहले आपको बताना है। दूसरा पार्ट क्या है कि हाउ डज जेंडर इंटरसेक्ट अदर डायमेंशंस ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन क्लास, रेस एंड एथनिसिटी, कि किस तरीके से जेंडर इंटरसेक्ट करता है बाकी जो फॉर्म है इनइक्वालिटी की, लाइक क्लास, रेस एंड एथनिसिटी। अब दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को मैं सिंपल भाषा में आंसर करने की कोशिश करूं और जो मैं समझा हूं एज अ नॉन सोशियोलॉजी बैकग्राउंड या नॉन एंथ्रो बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो मैं किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। सबसे मैं बताऊंगा कि क्यों जेंडर एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का बेस माना जाता है। देखिए जेंडर इसलिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का बेस माना जाता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमें एक अनइक्वल एक्सेस देखने को मिलता है टू डिफरेंट थिंग्स फॉर अ मैन एंड अ वुमेन। अगर मैं बात करूं प्रेस्टीज की, अगर मैं बात करूं मोबिलिटी की, अगर मैं बात करूं राइट्स की, अगर मैं बात करूं असेसिबिलिटी की टू डिफरेंट थिंग्स, तो यहां पर मेन के लिए डिफरेंट सिनेरियो बना रखा है और वुमेन के लिए डिफरेंट सिनेरियो बना रखा है।
तो हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। तो क्योंकि दिस इज अ बेसिस फॉर अनइक्वल ट्रीटमेंट, इसलिए जेंडर एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। हमें सोसाइटी डिवाइडेड देखने को मिलती है इन दी फॉर्म ऑफ जेंडर। अगर मैं फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करूं तो वुमेन के लिए डिफरेंट फंक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा, चूल्हा चौकी वाला काम करना पड़ेगा। अगर आदमी की बात करूं तो ही इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हमने क्लासिफाई कर दिए। तो दिस फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि सोसाइटी डिवाइड हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। बायोलॉजिकल डिवीजन हम सोसाइटी की कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई जेंडर इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहां तक मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी है कि व्हाई जेंडर इज अ डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्योंकि दोस्तों अगर मैं जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन मेजर करना चाहूं अपनी सोसाइटी में तो बहुत सारे तरीके हैं कि वो मेजर हो भी जाती है। जैसे हाउ मच इंपॉर्टेंस अ कल्चर प्लेसेस ऑफ वुमेन रिलेटिव टू मैन एंड वाइस वर्सा। तो अगर मैं कल्चर की बात करूं तो बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं जहां पे मेन को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है और वुमेन को रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंस दी गई है। हाउ पावर एंड अथॉरिटी इज डेलीगेटेड बिटवीन वुमेन एंड मेन। तो दोस्तों अगर मैं ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करूं, इंडिया, यूएसए, यूरोप, तो हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो पावर स्ट्रक्चर है वो हमें डोमिनेटेड या फिर डिस्क्रिमिनेटेड देखने को मिलता है। अगर मैं डोमिनेटेड की बात करूं तो इन द फेवर ऑफ मेन, और अगर डिस्क्रिमिनेटेड की बात करूं तो फॉर द वुमेन। तो यहां पर ये बहुत बड़ा इशू हमें देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर जेंडर एज अ बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए कोई भी तरीका जिसके बेसिस पर आप सोसाइटी में डिफरेंट कैटेगरीज देख सको, सोसाइटी को डिवाइड कर सको, सोसाइटी में लेयर्स देख सको, दैट इज कॉल्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो उसमें क्राइटेरिया कौन कौन से हो सकते हैं? जेंडर एक क्राइटेरिया है, क्लास एक क्राइटेरिया है, कास्ट एक क्राइटेरिया है, रिलीजन एक क्राइटेरिया है, एथनिसिटी एक क्राइटेरिया है, ठीक है, आपकी नेटवर्क जो है वो एक क्राइटेरिया है। अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो आप शायद इसको बहुत बेहतर समझ पाओगे। देखिए अगर एक आदमी लोअर क्लास का है और वो महिला भी है, सॉरी आदमी नहीं, एक ह्यूमन बीइंग है जो कि लोअर क्लास का है और एक महिला भी है, तो शायद उसके लिए इनइक्वालिटी और ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू एक आदमी लोअर क्लास का है और आदमी है। तो ये चीजें आप समझिए कि अगर हम इन तीनों की लिंकेज देखें विद द जेंडर तो ये म्यूचुअली री करते हैं एक दूसरे को। म्यूचुअली री का मतलब क्या है कि ऑलरेडी एक आदमी लोअर क्लास होने की वजह से काफी डिस्क्रिमिनेटेड फील करता था, उसके खिलाफ मिसट्रीटमेंट होता था, और अब वो आदमी औरत है, ठीक है, तो उसके खिलाफ और ज्यादा मिसट्रीटमेंट होगा। मतलब क्या होता है कि पहले मान लो आपको 5 लोग मार रहे हैं, ठीक है, 5 लोग आपको पीट रहे हैं, तो अच्छी खासी धुनाई हो रही है आप लोगों की। अब यहां पर क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड और निकल आता है तो आपको एक और आदमी पीटना शुरू हो जाता है, तो अल्टीमेटली आप बॉटम लेयर पे आ जाते हो। तो समझिए कैसे कि आप मान लो एक पर्सन है लोअर क्लास का, तो लोअर क्लास एक क्लास हो गई, ठीक है, क्लास की एक पर्टिकुलर डिवीजन हो गई, क्योंकि क्लास के बेसिस हम अगेन सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई करते हैं कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब एक पर्सन अगर लोअर क्लास का है तो उसको अपर क्लास और मिडिल क्लास वाले लोग परेशान करेंगे, इनइक्वालिटी शो करेंगे उसके खिलाफ, ठीक है, सोशल इनजस्टिस होगा। तो उस केस में वो बेचारा, हम उसको बोलेंगे कि इसकी दयनीय हालत है, इसकी पुअर हालत है, क्योंकि ये एक लोअर क्लास का आदमी है और सबसे बॉटम स्ट्रेटिफिकेशन पे हमें देखने को मिलता है। अगर मान लो वो लोअर क्लास का जो पर्सन है वो वुमेन है, तो उसको उसका जो पति है, जो उसका मेन पार्ट है, मेन काउंटर पार्ट, वो भी उसको परेशान करेगा, वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेगा? वुमेन पे निकालेगा। तो वुमेन अब बॉटम लेवल पे आ जाएगी, क्योंकि वो लोअर क्लास में, विद इन लोअर क्लास भी बॉटम लेवल पे है, लोअर लेवल पे है। तो दैट्स व्हाई दे म्यूचुअली रीइंफोर्स ईच अदर, ठीक है। इंटरसेक्शन किस तरीके से हो रहा है? पॉजिटिव इंटरसेक्शन हो रहा है, नेगेटिव इंटरसेक्शन हो रहा है कि आप एक चीज को और ज्यादा खतरनाक बना देते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आप और अच्छे समझेंगे कि मान लो एक अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पर रेस के बेसिस पर हमें काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, रेसिज्म वहां पर बहुत प्रेवलेंट है। तो अगर एक आदमी है, मतलब ब्लैक मैन है, तो उसके खिलाफ व्हाइट मैन एक मिसट्रीटमेंट करेंगे पक्का, ठीक है, उसको कुछ एक्सेस डिनाई होंगे या फिर उसके खिलाफ अभद्र व्यवहार होगा, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब अगेन अगर वो ब्लैक पर्सन मैन नहीं वुमेन है, तो उसको पहले तो व्हाइट मैन और वुमेन परेशान करेंगे, प्लस उसको ब्लैक मैन भी डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो अगेन म्यूचुअली रीइंफोर्स जो कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन की थीम यही थी। पहली बात तो आपको बताना था कि जेंडर क्यों एक बेस है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, और फिर आपको बताना था कि किस तरीके से जेंडर और क्लास, जेंडर और एथनिसिटी, जेंडर और रेस आपस में म्यूचुअली रीइंफोर्स करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो यहां पर मैंने यही आंसर आपको लिखा है, आप इसको पढ़िएगा पक्का, और मैंने आपको आसान भाषा में इसको समझा भी दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डिस्कस हाउ फेयर एंड फेस्टिवल आर ट्रू एग्जिबिटर ऑफ कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। देखो अगेन दोस्तों टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे चीजों को हाईलाइट करने के लिए, और डिफरेंट डायमेंशंस को आपको डील करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं बात करूं कि कैसे फेयर एंड फेस्टिवल ट्रू एग्जिबिटर हैं, तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि फेयर एंड फेस्टिवल जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का, और ये हमारे कल्चर का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉरी। और उसके साथ साथ ये जितने भी फेयर एंड फेस्टिवल हैं इनमें कहीं ना कहीं में रिलीजियस टिंज देखने को मिलता है, रिलीजियन कंटेंट देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ इनके दो मेजर एस्पेक्ट होते हैं कि हर फेयर एंड फेस्टिवल के स्टार्टिंग पर आप जनरली एक वर्शिप वाला रिचुअल देखोगे। मतलब अगर मैं कुल्लू दशहरा की बात करूं तो पहले पूजा होगी, अगर मैं उड़ीसा की रथ यात्रा की बात करूं तो अगेन पहले पूजा होगी, अगर मैं बहुत सारे सूरजकुंड फेस्टिवल है, बहुत सारे फेस्टिवल है उनकी बात करूं तो कहीं ना कहीं पहले वो पूजा से वर्शिप से शुरुआत होती है। और दूसरी बात कि इन फेयर एंड फेस्टिवल में आपको कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलती है, जनरली सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पर एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है कल्चर फेयर एंड फेस्टिवल का। इसके साथ साथ सीजनलिटी हमें देखने को मिलती है, और बहुत पुराने सिस्टम से बहुत पुराने टाइम से हमें एक लिंकेज देखने को मिलती है। तो ये कल्चरल ट्रेडिशन क्या है? इंटेंजिबल कल्चरल ट्रेडिशन इन द फॉर्म ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल। जैसे अगर मैं बात करूं लोहड़ी की, पोंगल की, ठीक है, बिहू की, ये सारे सीजनल आपके त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो डिफरेंट हमारी जो कल्चरल वैरायटी है वहां पर आपको डिफरेंट तरीके से त्योहारों को सेलिब्रेट करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ दे आर अ प्लेटफॉर्म टू मेंटेन फैमिली टाइज। और इसके साथ साथ इंडियन आर्ट्स भी यहाँ पर हमें कई बार जो है पब्लिसाइज होती हुई दिखती है। और बहुत सारे फेयर एंड फेस्टिवल ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश के कुछ फेस्टिवल हैं जहां पर हम फूलों का बहुत यूज करते हैं। बिहार के कुछ फेस्टिवल हैं जहां पर हम मास्क का बहुत यूज करते हैं। तो अगेन वहां पर मास्क जो है वो काफी फेमस हो जाता है, जैसे छाऊ डांस है। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग्स का हम बहुत यूज करते हैं, तो उनका एग्जाम्पल यहाँ पर आप एग्जिबिट करोगे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन था जो बेसिकली था तो हिस्ट्री का, लेकिन मैंने उस टाइम इसको कराया नहीं, तो मैं आपको इसको सोसाइटी में कवर करवाता हूं। अगेन कॉम्युनिज्म एक एस्पेक्ट भी है सोसाइटी का। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया लेड टू पार्टीशन? ऑल्सो डिस्कस हाउ टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म। दोस्तों अगेन मैं कंटेंट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को आपको ये नोट्स ऑलरेडी दे देने हैं, तो वो आपके पास ऑलरेडी आई जाएंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं कि क्या आप एग्री करते हो कि कम्युनल जो ग्रोथ है, जो कम्युनलिज्म है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, उसने पार्टीशन करवाया। अब देखो इस पॉइंट पे ना आप में से काफी लोग वेरी भी कर सकते हैं और आप लोग काफी एक कॉमन पॉइंट पे आ भी सकते हैं कि हाँ यार कहीं ना कहीं कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से हमें पार्टीशन देखने को मिलता है। तो सेकंड वाला सिनेरियो काफी ठीक है कि देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आप डायरेक्टली इस पॉइंट को प्रेजेंट करें वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, आप इसको एक तरीके से प्रेजेंट करें ज्यादा बेहतर रहेगा। तरीका क्या है? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में कम्युनलिज्म को डिफाइन कर दें कि कम्युनलिज्म होता क्या है। ठीक है, फिर आप ये बता दें कि भारत में कम्युनलिज्म की शुरुआत हमें कैसे देखने को मिलती है। देखिए 1857 तक रिवोल्ट ऑफ 1857 तक हमें कहीं भी कम्युनलिज्म की ज्यादा फीलिंग देखने को नहीं मिलती थी। ये काफी अननेचुरल फिनोमिना था टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन 1857 के बाद जब ब्रिटिश अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेकर आते हैं और वो देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं रिलीजन के बेसिस पर इन लोगों के साथ खेल सकते हैं, तो कम्युनल एलिमेंट स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। और उससे भी पहले अगर मैं ब्रिटिश की हिस्ट्री की जो इंडिया की इंटरप्रिटेशन थी उसकी बात करूं तो वो भी एक बेसिस बन जाता है कम्युनल पॉलिटिक्स को जन्म देने के लिए। जेम्स मिल ने पहली बार लिखा कि जो एंशिएंट हिस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं हिंदू हिस्ट्री थी, अगर मैं मिडिवल हिस्ट्री की बात करूं तो वो मुस्लिम हिस्ट्री थी। तो उससे भी एक कम्युनल एलिमेंट आपका आ जाता है इन द माइंड ऑफ द इंडियन पीपल। लेकिन जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसने बहुत मेजर रोल प्ले किया, और उसमें भी क्या मेजर प्लांक बना ब्रिटिश का? इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो उन्होंने पहले तो हिंदूज को काफी फेवर किया और बाद में 1857 के बाद उन्होंने मुस्लिम्स को फेवर करना शुरू किया इन द एम्प्लॉयमेंट। और कहीं ना कहीं जब एक पर्टिकुलर सोसाइटी को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप फेवर करेंगे तो दूसरी कम्युनिटी का रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सर सैयद अहमद खान हो गए और कुछ हिंदू नेता हो गए जैसे बाल गंगाधर तिलक। इनकी भी पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कम्युनल एलिमेंट इंडिया में स्टार्ट होना दिखना शुरू हो जाता है। और फिर जब 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आता है तो ये प्रिंसिपल अब बहुत तगड़े तरीके से स्टेब्लिश हो जाता है। और फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, हिंदू महासभा बन जाती है, मुस्लिम लीग बन जाती है। और अब जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इन कम्युनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब उनकी एस्पिरेशन फुलफिल नहीं होती हैं। देखो अगर आप मान लो एक मिडिल क्लास पर्सन हो और आपको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है अपने आप को डेवलप करने की जितनी की मिलनी चाहिए,
और कोई और कम्युनिटी वाला उन अपॉर्चुनिटीज को आपसे ग्रैब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आएगी, नेगेटिव फीलिंग। तो इनको पॉलिटिक्स ने और फ्यूल किया। और इसके बाद जब 1930s-40s की बात करें तो उस टाइम पर ये एलिमेंट इतने ज्यादा बढ़ गए कि इनको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। और उस टाइम पर जब ब्रिटिश भारत से जाना चाहते थे तो उन्होंने एक सिंपल सा पाथ निकाला कि हम तो चले जाएंगे, और हम कहीं ना कहीं जब मुस्लिम्स को प्लेकेट करते आ रहे हैं, मुस्लिम्स को फेवर करते आ रहे हैं, तो अब इनको एक कंसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मानने वाले नहीं है। क्योंकि अगर आप एक आदमी को एक पर्टिकुलर आदमी को या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को चढ़ाते रहोगे, उनको फेवर करते रहोगे, उनको नेगेटिवली सपोर्ट करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं बाद में वो चीजें हमें बैकफायर करती हैं। तो सेम काम हमें किसकी फॉर्म में देखने को मिला, पार्टीशन की फॉर्म में। और दोस्तों सेम टाइम पर कहीं ना कहीं हिंदू लीडर्स जो थे या जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने भी इस चीज को इतने अच्छे तरीके से टैकल नहीं किया कि पार्टीशन को अवॉइड किया जा सके। तो ये एक मेजर बेसिस था, नो डाउट। लेकिन इसके पीछे ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये रहा पहला पार्ट। अब आता है सेकंड पार्ट कि हाउ टू इरेडिकेट। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सिंपल स्टेप्स लिख सकते हो कि ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है। वो थोड़ा सा ना जर्नल हो जाएगा, मतलब देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप कोशिश क्या करिए कि आप डिफरेंट तरीकों को क्लब कर दीजिए कि पॉलिटिकल मेजर क्या होने चाहिए, इकोनॉमिक मेजर क्या होने चाहिए, सोशल मेजर क्या होने चाहिए, कल्चरल मेजर क्या होने चाहिए, रेमेडियल मेजर क्या होने चाहिए। अब देखो कंटेंट आपका वही रहेगा जो आप लोग लिखने वाले हैं कि यार पॉलिटिक्स में हमें, वोट बैंक पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं भी कम्युनल एलिमेंट को ऐड नहीं करना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। सोसाइटी में हमें सभी जो रिलीजन है उनको आपस में साथ में रह के चलने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ हमें जितने भी हमारे कल्चरल एस्पेक्ट है वहां पर अगेन दूसरे को हमें ज्यादा परेशान नहीं करना है, एलिनेट नहीं करना है। ऐसे स्टेप्स आप लिखोगे तो उन्हीं को आप क्लब कर दीजिए डिफरेंट हेडिंग में, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाए। तो ये आंसर आप लोग अगेन पढ़ेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि मैं आप लोगों को एक मैसेज देने में सफल रहा हूं। देखिए हमेशा ना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हैं ना तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली विद इन द बाउंड्री ऑफ द क्वेश्चन रहेगा और एग्जामिनर को सूट करेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे तो दोस्तों फिर मुसीबत आने वाली है, फिर कंटेंट भी नहीं मिलने वाला है और जो मिलेगा भी वो भी सही नहीं होगा। तो ये था एक लेक्चर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।